अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमारा ये एक अक़ीदा है कि मौत बरहक है और मौत का एक वक्त भी मुअय्यन है और वो उससे ना एक सेकंड कम हो सकता है, ना एक सेकंड ज़्यादा हो सकता है। चाहे वो मौत हादसाती हो, चाहे वो मौत तबई हो, लेकिन उसके बावजूद हम मौत से लड़ते हैं। उसके बावजूद हम अपनी जान बचाने की कोशिश भी करते हैं। हादसाती मौत होती है। हादसाती मौत की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो मिना में जो सानिया पेश आया, जो कि स्टैम्पीड जिसमें भगदड़ मची और भगदड़ मचने की वजह से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1100 हुज्जाज इकराम इसमें शहीद हो चुके हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो पहले शुरू में पाकिस्तानियों का नंबर या उसका फिगर नहीं आ रहा था, इत्तलात नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो जो वक्त आगे बढ़ता गया और गुजरता गया, इत्तलात आनी शुरू हो गई और तकरीबन जो अब तक की इत्तलात हैं उसमें तकरीबन 42 पाकिस्तानी, बल्कि अभी मज़ीद इत्तलात ये थी कि 4 मज़ीद का भी इत्तलात सामने आई हैं। 42 के करीब पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए हैं। जो लापता हैं हुज्जाज जो कि पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद 62 है और 35 के करीब इसमें ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब में उससे पहले भी एक सानिया हुआ था जो ट्रेन का हुआ था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें गफलत तो करार दी गई थी बिन लादेन ग्रुप की, लेकिन मुजरिमाना गफलत नहीं थी। ये जो सानिया मिना जो हुआ है इसमें भी अब मुख्तलिफ किस्म की आरा आना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब पहले खामोश रहा, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शख्सियात के कोई स्टेटमेंट सामने आ जाते थे, लेकिन बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर इसका कोई तहकीकात का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने इस किस्म का ऐलान अभी तक नहीं किया, लेकिन ताहम ईरान हमारे सामने ही आया है। ईरान का कहना यह है कि इसकी आज़ादाना तहकीकात भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कुछ मजीद इल्ज़ामात भी ईरान ने लगाए हैं, और बल्कि जो उसकी अहलियत है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया है कि जो हज इंतजाम थे उसकी अहलियत नहीं थी और इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए कि असल में मामला क्या था। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सानिया मिना के कुछ आई विटनेस से भी गुफ्तगू करेंगे, वहाँ पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं मंजूरुल हक साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो हमारी रिलीजियस मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो अभी भी बाबा आदम के ज़माने की शायद वेबसाइट है, वो आज भी इस हालत में भी, इन हालात में भी वो वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। पहले मैं आपसे जो हमारे मौजूद अरकान हैं जो आज के पैनल पे, उनसे आपका तारुफ करा दूँ ताकि प्रोग्राम को हम बाकायदा आगाज कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अल्लामा अमीन शहीदी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा अमीन शहीदी साहब। मैं यहाँ पर बात करूँगी, एक हमारे साथ आई विटनेस साजिद अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मंजूरुल हक साहब जो कि एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के सऊदी अरबिया में, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूरुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मंजूरुल हक साहब, जरा आप भी फरमा दीजिएगा कि क्या इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, किस तरह से पाकिस्तान का सिफारत खाना फैसिलिटेट वहाँ पर कर रहा है पाकिस्तानियों को, और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को अभी भी क्या मुश्किलात दरपेश हैं? यहाँ की जब से ये हादसा हुआ है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हज जो है रिलीजियस अफेयर्स, उनका दफ्तर और मिना में उनका कैंप और वहाँ में उनके साथ हम उस वक्त से हमने एक सेंटर बनाया और वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन करने के लिए जमा हो गए, और जो भी पाकिस्तानी उन्हें फोन किया उनकी फोन अटेंड किए, उनसे राब्ते किए, और हमने यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी है, डॉक्टरों के अस्पतालों में, मॉर्चरी में, तो ये है कि ये सब जगहों पे जाके हमने मालूमात इकट्ठी की। और अब जो कल हमने ये एक्सरसाइज किया कि जहाँ जहाँ पे हज्जाज कराम ठहरे हुए हैं उनकी बिल्डिंग में जाके, उनके कमरों में जाके आपकी मालूमात के मुताबिक मंजूरुल हक साहब, कितने पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम हैं जो इसमें शहीद हुए हैं और कितने अभी भी जख्मी हैं और कितने अभी भी लापता हैं? थोड़ी देर पहले जो मिनिस्टर साहब ने प्रेस से बात की है, 42 पाकिस्तानी हमारे आज के
जब हमारे पास ये मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मौसूल हुई हैं कि शहदा की तादाद 42 है, 35 wounded थे, जिसमें से 29 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। इसके अलावा 85 कल हमने जो सर्वे किया था 85 उसमें मिसिंग थे, आज ये फिगर 62 हो गई है। 23 मिसिंग कितने बता रहे हैं मंजूरुल हक साहब? 85 थी और आज 62 है, तो 85-62 के दरमियान जो 23 है वो मिल गए हैं, वापस आ गए हैं। अच्छा, 35 के करीब जख्मी हैं और इतने ही लगभग आप 65 आप फरमा रहे हैं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लापता अफराद 65 मैं 62 कह रहा हूँ इस वक्त, इस लम्हे जब आपसे बात कर रहा हूँ 62। ठीक है, ठीक है, कल 85 का नंबर था। ठीक है, कल 85 का नंबर था, आज 62 है जो अभी भी लापता हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना और चाहूंगी कि ये जो लापता हैं इनको ढूंढने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? हर रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, हर लोग हैं, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास डॉक्टरों की टीम है, वो जो जहाँ जहाँ अप्रोच कर सकता है, डॉक्टर्स जो है वो अस्पतालों में जा रहे हैं, वॉलंटियर मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी किसी के मिलने का इम्कान होता है वो वहाँ कांटेक्ट करते हैं, टेलीफोन हो रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंजूरुल हक साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि पाकिस्तान क्या सऊदी अरब से ये मुतालबा करता है कि इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए? सऊदी अरब ने खुद इसके आज़ादाना तहकीकात का फैसला किया हुआ है, तहकीकात हो रही है और जो रिजल्ट हो, जो फाइंडिंग्स होगी वो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। नहीं, तहकीकात आज़ादाना हो रही हैं, कोई और किसी और को बुलाया है वहाँ पर तहकीकात के लिए? सऊदी अरब अब हर मुल्क का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक वो तहकीकात हो रही है और वो तहकीकात उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तहकीकात होगी और जो भी तहकीकात सामने आएंगी पाकिस्तान उस पर ठीक है। आप मुतमईन हैं, बहैसियत पाकिस्तानी सफीर आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनके इंतजामात से, पहले के इंतजामात से भी, बाद के इंतजामात से भी आप मुतमईन हैं? मुझे कोई खास परेशानी नहीं है। हम खुद उस जगह पे था, मैं मिला में था, हज में शामिल था, मैं उस दिन से वहाँ से अपने हज कैंप में हूँ और यहाँ पे ठीक है। बहुत शुक्रिया मंजूरुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। इब्तिसामुल हक साहब, मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगी। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो साना मिना है, इस पर उठने वाले सवालात और खास तौर पे ईरान के इल्जामात किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये बात समझता हूँ कि कोई बंदा भी किसी वाक़े के तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना इज़हार कर सकता है, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर एनालिसिस करना चाहिए। उसके ये हादसा जो होते हैं किसी मुल्क में जब रूनुमा होते हैं तो उन हादसा को सिर्फ रियासत के गले के ऊपर डाल देना या उनका इल्ज़ाम रियासत पे आयद कर देना कोई दुरुस्त बात नहीं होती। खुद हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पे हजरत अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर भी धमाका हुआ, इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी बहुत बड़ी तरह बच्चे शहीद हो गए, उससे पहले चर्च के अंदर भी बम धमाका हुआ, वहाँ पर भी बहुत से लोग जो थे वो जाँ बहक हो गए। हत्ता कि खुद ईरान के अंदर भी 2005 के अंदर जो था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के ऊपर जो एक हादसा हुआ, भगदड़ मचने के नतीजे में वहाँ भी 1200 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इसका मतलब यह किसी भी मौके के ऊपर जो ऐसे वाक़यात का रूनुमा होने के इम्कानात मौजूद होते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसे हालात वाक़यात रूनुमा हो जाएं तो उनके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि ताज़ियत करना, अफसोस का इजहार करना, मुस्तकबिल में इन हादसात के अदाले की कोशिश करना, पेशबंदी की कोशिश करना, ये ज्यादा बेहतर बात होती है बजाय इसके कि इस मौके के ऊपर जो है ऐसी बात की जाए जिससे जो है ना मजरूहीन के। ठीक है, लेकिन इब्तिसाम साहब अगर मुस्तकबिल में अगर ये कोशिश होगी कि जी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जाए तो फिर जो हादसा हुआ है उसकी आज़ादाना
انویسٹیگیشن بھی ضروری ہے, اس کے عوامل بھی سامنے تو آنے چاہیے کم از کم. بالکل آنے چاہیے سامنے, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی کانسپریسی ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے. اگر اس کے اوپر ازدحام نے جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ٹریفک کو وائلیٹ کیا ہے اور پیک ٹائم کے اوپر حاجیوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے. اگر کوئی اور دوسرے لوازمات یا دوسرے وجوہات بنی ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. اور اگر یہ تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں ٹرانسپیرنٹ تحقیقات, تو اس کے بعد جو ان کو ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ برس برس یہاں پہ جو ہے نا حج کے جو ہے انتظامات جو ہے کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہر سال جو پہلے سے زیادہ کشادگی کو دیکھتے ہیں, پہلے سے زیادہ وسعت کو دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ جمرات کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا, پہلے ایک ورٹیکل سی سٹائل کے اندر بنے ہوئے تھے, ان کو ہاریزنٹلی ایکسٹینڈ بھی کیا گیا. تو کوشش تو اس بات کی کافی کی جاتی ہے. دوسری بات ہے ون وے ٹریفک بھی وہاں پہ اسٹیبلش کروائی گئی ہے کہ کوئی بندہ جس راستے سے جمرات پہ جاتا ہے اس راستے سے واپس نہ آئے. تو یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہیں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جب بھی سعودی عرب دوبارہ جاتے ہیں تو ان انتظامات میں جو ہے نا ایکسٹینشن ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ابتسام صاحب, میں واپس آؤں گی, مجھے ایک بریک لینا ہے. ہوئی باتیں یہ ساری کی ساری باتوں کو پروف کرنا چاہیے اور غیر جانبدارانہ بریک لینا ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو پھر میں بات کروں گی علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی, ان کی ریزرویشنز بھی جانوں گی. یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ ایران کے صدر حسن روحانی ایک تو پہلے اپنا امریکہ کا جو دورہ تھا اس کو مختصر کر کے ایران واپس آ رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ بھگدڑ کے واقعے کے اسباب جانے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بین الاقوامی قانون کے مطابق حساب لیا جانا چاہیے. یہ حساب کس سے لیا جانا چاہیے؟ یہ الزامات لگ رہے ہیں. سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ اس حادثے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے جو کچھ ایسے حجاج تھے, ایسے زائرین تھے جو کہ بڑی تعداد میں تھے, ان کا ایک گروپ تھا 300-200 کے قریب, وہ غلط طریقے سے گیا جس کی باعث یہ حادثہ پیش آیا. لیکن بہرحال یہ ایک حادثہ ہے, اس کو ہم کسی قسم کی کانسپریسی یا کسی قسم کی بے خیال ہے ہمیں ان چیزوں سے نہیں جوڑنا چاہیے. لیکن پھر بھی جو موقف ہے مختلف شخصیات کا یا مختلف مکتبہ فکر کا, وہ ہمیں سامنے ضرور رکھنا چاہیے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, امین شہیدی صاحب سے بات کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ابتسام الہی زئی صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ نے سنا. وہاں کے ایمبیسڈر, پاکستانی ایمبیسڈر سعودی عرب میں, وہ کیا حقائق ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہ بھی آپ نے سنا. امین شہیدی صاحب کو بھی سنا ہے. امین شہیدی صاحب, آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک حادثہ ہوا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حادثے پر سیاست کرنی چاہیے, زیب دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان تمام شہداء کے خانوادوں سے اظہار تعزیت کروں گا جن کے پیارے اس عظیم حادثے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم پا گئے. دیکھیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک المناک انسانی سانحہ تھا, اور اس موقع پر کسی بھی طرح کی سیاست درست نہیں ہے, چاہے وہ ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کو سامنے رکھ کر ہو, یا پھر مذہبی, مسلکی اور فرقہ وارانہ جو سوچ ہمارے معاشروں کے اندر عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر ابھر کے سامنے آتی ہے, ان کو سامنے رکھ کر ہو. ہمیں کسی طرح کی بھی کسی سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ ہمیں ریئلٹیز کی بنیاد پر, گراؤنڈ میں جو کچھ ہوا ہے ان کی بنیاد پر سوچنا چاہیے, اور ایسے رستے تلاش کرنے چاہیے جس سے اس طرح کے حوادث اور اس طرح کے المناک واقعات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے. یہ ایک کلی اور اصولی بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, اس وقت جو ہے چونکہ مختلف گروپس میدان میں موجود ہیں, اس لیے ہر ایک اپنی بات کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پہلی دفعہ جب سعودیوں کا اپنی ان کی سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ الجزائر کے کچھ حاجی اس رستے سے واپس آ رہے تھے جس رستے پر جایا جا رہا تھا, تو اس لیے اس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا. بعد میں افریقہ کے کچھ حاجیوں کے کچھ ممالک کا نام لیا گیا اور کہا گیا ان کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ چونکہ مختلف ممالک کے ان حاجیوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی, اس لیے اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا واقعہ رونما ہوا. اب اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز, ایسی تصویریں اور ایسی تحریریں آئیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کا قافلہ رمی کے لیے جمرات کی طرف جا رہا تھا اور اس کے 2 رستے اس کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے, اسٹریٹ نمبر 204 اور 215,
اور اس کی وجہ سے جب یہ قافلہ گزر گیا اور اس کے بعد ان رستوں کو کھولا گیا اور وہ بھی ایک مختصر سا رستہ کھولا گیا تو اس کے بعد پورا اژدہام پیچھے سے آگے بڑھا اور پیچھے والوں نے آگے والوں کو کچلا اور اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا. اب اس کے لیے ویڈیوز سامنے آئی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اندر. اس کے مقابلے میں اب جو لوگ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی سوشل میڈیا پہ آنے والی ویڈیوز پر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی ویڈیوز پر ہم مکمل یقین نہیں کر سکتے, مطلب ان کی اوتھینٹسٹی کو بھی ہوتی ہے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اس طرح کی کنٹروورسی اس وقت موجود ہے, اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو ہے اس کے علاج کو تلاش کرنے کی بات, اور دوسرا ہے امت مسلمہ کا یہ ایک ایسا مقام ہے جس کا احترام تمام مسالک اور فرقوں کے ہاں موجود ہے, اس لیے ہمیں دونوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی کنٹروورسی ہے تو اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ جن جن ممالک کے حاجی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان ممالک کے نمائندوں کو شامل کر کے بین الاقوامی طور پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنائی جائے جو وہاں پر تحقیقات کرے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے پوری امت کو بتا دے کہ بھئی یہاں پر قصور کس کا تھا, کتنا کون مجرم ہے اور کس کو کتنی سزا ہونی چاہیے, اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ایک غیر جانبدار شفاف کمیشن اور اس کی تحقیقات اور اس تحقیقات میں تمام ممالک کے لوگوں کو شامل کیا جائے جو اس واقعے میں براہ راست بہت بڑی تعداد میں متاثر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے میرے پاس, پہلا واقعہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ماضی میں ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. 1975 سے لے کر اب تک کے تمام واقعات کی لسٹ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر سال کا واقعہ ہے, کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. اب اگر ہر سال کا واقعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ اتنی کمزور ہے یا سعودیوں کی مینجمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ اب تک اتنے بڑے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے میں اور درست طور پر ان کی مینجمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی متبادل طور پر سوچنا چاہیے کہ کیا رستہ اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں اس طرح کے جو حادثات ہیں ان کو روکا جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے امین شیری صاحب, ایک بین الاقوامی طور پر عالمی سطح پہ بہت بڑے اجتماعات دنیا میں ہوتے ہیں, ان تمام اجتماعات کا جائزہ لیں. اتنا بڑا واقعہ کہیں اور پر نہیں ہوتا. ابھی ابتسام الہی ظہیر صاحب ایک بات کی ایران کے حوالے سے, ایران میں نہیں بلکہ واقعہ ہوا تھا بغداد میں جس میں 1000 لوگ کام آ گئے تھے, اور اس میں بھی ہوا یہ تھا کہ داعش کی طرف سے مارٹر گنوں کے گولے پھینکے گئے اور اس کے بعد ایک افراتفری مچی, اور اس افراتفری کے نتیجے میں 1000 لوگ جو ہے دجلہ میں گر کر یا پھر اس بگدڑ میں قدموں تلے آ کر شہید ہو گئے. یہ واقعات ہو سکتے ہیں اس لیے کہ انسانی معاشرے میں اس کا احتمال ہے, لیکن مکہ میں کسی نے حملہ نہیں کیا تھا. یہ صرف اور صرف ایک مینجمنٹ کے فیلئر ہے, پس منظر میں دیکھنے والا مسئلہ ہے. اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. ان کی مائک ذرا کم کر دیں, ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے. although کہ this is management failure جو امین شیدی صاحب کہہ رہے ہیں. ابتسام صاحب میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتی ہوں, یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ آزادانہ انویسٹیگیشن ہو جانا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ذرائع آ جائیں یا انڈیپینڈنٹ ایسی انویسٹیگیشن ہو, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں پر لیپس ہوا, کہاں پر کس چیز کا لیک تھا, اس پر بھی بات ہو جائے گی. لیکن یہاں پر بات آ جاتی ہے اس کے بعد کہ پالیسی میٹرز جو ہوتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی پالیسی ریویو ہونی چاہیے؟ حجاج اکرام کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر مس مینجمنٹ کے جو خدشات ہوتے ہیں یا اس کے جو حادثے ہوتے ہیں اس کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایسی کوئی پالیسی اب وقت آ گیا ہے تشکیل دی جائے, ان کا سائز کم کیا جائے. ایسے حاجی جو 1 سال حج کر لیتے ہیں ان پہ کم از کم 10 سال آگے کی پابندی لگا دی جانی چاہیے. آپ کچھ اس قسم کا کوئی حل تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, فی الحال جو سعودی عرب کی پالیسی ہے اس کے مطابق ایک بندہ جب حج کرتا ہے 5 سال تک وہ دوبارہ حج نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی لوکل لوگ بھی اور بہت سے وہ لوگ جن کا ورک ویزے موجود ہیں وہ وہاں پہ حج کے شوق کے اندر جو ان کے لا کی جو ہے نا وائلیشن کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک اور پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جمعرات کے اندر جتنے مکتبات موجود ہیں ان لوگوں کو رمی کرنے کے لیے مختلف ٹائم شیڈیول بھی جو ہے نا وہاں کی حکومت یا بازار پہ حج الاٹ کرے. فی الحال جو ہے نا ہر بندے کو اس چیز کی اجازت ہے کہ جب وہ مناسب سمجھتا ہے وہ جمعرات کی پیش قدمی کر سکتا ہے. ماضی کے اندر بھی آج جو امین شہید صاحب کہتے ہیں نا ہر سال حادثہ ہوا ہے, یہ بات میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مبالغہ میزی ہے. 1990 سے لے کے 2015 تک جو ہے نا کوئی حادثہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں بگدڑ مچی ہو یا اس طرح کی بات ہوئی ہو. لیکن جو بھی بگدڑ مچنے کے جہاں امکانات موجود ہیں
उन इम्कानात को जो है ना एलिमिनेट करने के लिए या उनको कम अज कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये बात हो सकती है कि वहां 60 या 70 अगर मकतबात मौजूद हैं तो एक मकतब को पहले नंबर से लेकर 10वें नंबर तक 2 घंटे अलॉट कर दिए जाएं, फिर 10वें से लेकर 20वें को 1 घंटा अलॉट कर दिया जाए, फिर 20वें 30वें को नया घंटा अलॉट कर दिया जाए। यानी इस तरीके से जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल करके जो है ना उनको जमरात के लेके जाया जाए। अच्छा। जमरात जो थे उनकी बहुत ज्यादा वुसअत हो चुकी है, कई ज्यादा पैसेजेस बन चुके हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद जो है ट्रैफिक के अंदर जो है ना इस तरह के वाकयात अगर रूनुमा होते हैं तो उनको जो है कोप करने का आपकी नजर में टाइम शेड्यूल अलग अलग मुरतब किया जाए। आपकी नजर में इब्तिसाम साहब, जैसे अभी 20 लाख से जायद हुजाज इकराम थे जो इस दफा हज का फरीजा अंजाम दे रहे थे, ये साइज कितना डिक्रीज होना चाहिए, कितना कट लगना चाहिए? देखें जी, मैं समझता 20 लाख अगर हाजी अगर 20 लाख भी रहे, लेकिन मिना के अंदर जिस वक्त आप रमी करना शुरू करते हैं उस वक्त जो है ना रमी का टाइम शेड्यूल अगर मुकर्रर कर दिया जाए, कई 2 घंटों के अंदर आपने 2 लाख हाजियों को सिर्फ जमरात तक पहुंचने की इजाजत देनी है, फिर अगले 2 घंटों में आपने 2 लाख हाजियों को जाने की इजाजत देनी है। मैं समझता हूँ इस टाइम एलोकेशन के नतीजे के अंदर जो है ना जमरात जो है उनके ऊपर जो रश को जो रोका जा सकता है और बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। अगर जो उन्होंने 1 वे ट्रैफिक कर दी है, जो लोग जाते हैं उस रास्ते से वापस आना ममनू है, लेकिन कई लोग ना गर्मी के थक के मारे हुए, कई लोग एज की वजह से, कई लोग अजमियत की वजह से, कई लोग अरबी को ना जानने के उस रास्ते को वायलेट कर देते हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूं अगर उनका साइज कम कर दें, उनको टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी जाए तो इस तरह के हादसों को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है इब्तिसाम साहब, एक चीज और आपसे पूछनी है, फिर ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के बाद एक जो आई विटनेस है जो सभी हॉस्पिटलाइज्ड है वहां पर, उनसे भी मुझे जानना है कि उन्होंने आंखों देखा हाल, कि उन्होंने वहां पर क्या देखा, क्या वजूहात वो समझते हैं कि ये सब हुआ क्या। लेकिन इब्तिसाम साहब, जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, अमीन शहीदी साहब ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होने वाली उन वीडियोस का जिक्र किया है, उसके अलावा हम ये बात तो ईरान को कह रहे हैं कि ईरान ने इस किस्म की बात की तो वो ये सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरब या सऊदी मीडिया भी इससे बाज नहीं रहा। यहाँ पर मैं अगर कोट करूं तो उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा ईरानी शहरियों का एक ग्रुप हादसे का जिम्मेदार है, ये मौक़िफ़ है सऊदी मीडिया का। फिर उन्होंने कहा कि जिसने अपने मुकर्रर वक्त से रास्ते से हटकर रमी के लिए जाने की कोशिश की। नाइजीरिया के बाशिंदों पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी बद इंतजामी की वजह से यह हादसा पेश आया। इसी तरह से लबनानी मीडिया की एक रिपोर्ट यहाँ पर यह आई कि सऊदी फरमा रवा के बेटे शहजादा सलमान के काफिले को रास्ता देने के लिए हाजियों के लिए मुख्तलिफ राहदारियों को ब्लॉक किया गया। अगर इनमें कोई हकीकत है तो फिर आपको लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट उसके बावजूद ये चीज सामने लेकर आएगी कि अगर उनके अपने फरमा रवा के बेटों की वजह से? मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, जिस तरह अमीन शहीदी साहब ने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, वहाँ वीडियोस ट्रैवल कर रही हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे हाजी शहीद हुए जो बहुत बड़ा इंसानी अलमी है, लेकिन इसके बावजूद 10 साल पुरानी जमरात की तस्वीर, जिस वक्त जमरात वर्टिकली जो थे रेक्ट होते थे और वो हॉरिजॉन्टली उनको एक्सटेंड नहीं था किया गया, उस तस्वीर के साथ एक क्रेन बना के यूं शो किया जा रहा है जिस तरह क्रेन के जरिए सऊदी ऑफिशियल जो है वो हाजियों की लाशों को उठा के गार्बेज की तरह फेंक रहे हैं। अब आप ये बताएं 10 साल पुरानी तस्वीर को, जिस वक्त जमरात की शक्ल भी वो नहीं जो आज वाली है, तो 10 साल पहले क्या फेंका जाता था ऐसे लाशों की बेहुरमती 10 साल पहले होती थी? लोगों को तसव्वुर देने की कोशिश करना, लोगों को तसव्वुर देने की कोशिश करना कि सऊदी अरब जो है इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्या जो भी इशू हो उसकी गैर जानबदार तहकीकात होनी उम्मत के सामने आनी चाहिए ताकि उम्मत को पता चले कि हकाइक क्या हैं और जो हकाइक सामने उसके अकॉर्डिंग फैसले होने चाहिए। सवाल ये है कि गैर जानिबदाराना तहकीकात कैसे होगी? गैर जानबदार तहकीकात बड़े आराम से हो सकती हैं। ये इशू मुसलमानों का इशू है ना, ओआईसी के अंदर जो है तमाम मुसलमान ममालिक मौजूद है ना, तो ओआईसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ईसाइयों और यहूदियों के पास लेके अपने मसाइल को जाएंगे, फिर तो मसाइल हल नहीं होंगे। आप ओआईसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ इस बात को डिस्कस करके कोई भी तईद की है गैर जानबदाराना कमीशन कायम होता है, हम उसको पूरी तरह जो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक बात अपने आप जरूर मद्देनजर रखें, क्या ये पहला मौका कि सऊदी ऑफिशियल्स में से कोई बंदा जो हज के अंदर है, हर साल कोई ना कोई सऊदी शहजादा, हर साल कोई ना कोई सऊदी जो है अहम बंदा जो है वहां हज कर रहा होता है, और कई लोग अपनी आंखों से शहजादों को रमी करते हुए आम लोगों के दरमियान देखा है। और मैं ये बात समझता हूँ, ये बात जो है ना प्री जो है ना अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर इस तरह की चीजों को अज्यूम करके प्रमोट करना या ये बात करना कि ईरानी ही थे इसके अंदर मुलव्वस, मैं दोनों बातों को दुरुस्त नहीं समझता। गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के जो नतीजे उम्मत के सामने। ओआईसी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे सामने, और मेरे ख्याल है अमीन शहीदी साहब आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे। साहब की बात सुन के वाकई इन्होंने बड़ी मोतदिल बात की है, लेकिन एक चीज में मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज कर दूं कि 1990 में 1426 बंदे शहीद हुए,
93 में 270, बिल्कुल 25 साल का gap है 97 में 343, 98 में 118, 2001 में 35, 2004 में 251, 2006 में 364 और फिर 76 होटल के हादसे में, और 2015 आपके सामने है। यानी इसका मतलब ये है कि एक तारीख है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो तादाद कम करने की या बढ़ाने की बात है ना, इस वक्त ये एक टेक्निकल इशू है, लेकिन असल मसला है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इस वक्त एक साइंस के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसको अगर साइंसी तौर पर लिया जाए और उसके लिए लोगों की तरबियत की जाए तो मैं ये समझता हूं कि बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। आपको लगता है वहां पे ये वेटिकन चीज सिटी के missing है? अंदर एक सवाल करूंगा, वेटिकन सिटी के अंदर 40 लाख लोगों का इज्तिमा सालाना होता है, लेकिन आज तक आपने वहां पर यह नहीं सुना होगा कि किसी इस तरह के हादसे के नतीजे में बेगुनाह लोग मारे गए हों। हिंदुओं क्या होता है, हत्ता इराक के अंदर अरबईन के मौके पर, चहलम के मौके पर 2.25 करोड़ इंसान करबला जैसे छोटे से शहर में जमा होते हैं, लेकिन वहां पर कोई इसका मतलब यह है कि असल मसला मैनेजमेंट का है। उस मैनेजमेंट प्रॉब्लम को दूर करने की जरूरत है। आपकी तमाम वो बातें हैं जो कि रजिस्टर हुई हैं इसी तरह से। अच्छा एक सेकंड, मुझे जरा साजिद से बात करनी है, जो कि आई विटनेस है और वो वहां पर मौजूद था जिससे ये तमाम भगदड़ हुई है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आप अभी, मुझे पता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, इस हादसे से गुजरे, इस सानहे से गुजरे, लेकिन फिर भी लोगों के इल्म में लाने के लिए मैं बात जानना चाहूंगी कि आपने वहां पे अपनी आंखों से क्या देखा, हुआ क्या था, अचानक भगदड़ क्यों मची थी? बहुत तादाद में लोग इधर से उधर चलने लगे जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई, और अक्सर ज़ईफ कमजोर जो लोग थे वही गिरे, मगर बहुत सारे जो यहाँ पे लोग मौजूद थे, खास तौर से इंतजामिया और दूसरे जो अरब बाशिंदे, उन्होंने बड़ी मदद की। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस आपको कुछ समझ में आया, आप भी इस भगदड़ में नीचे गिर गए थे, गिर के आप जख्मी हुए? जी, मेरे सर पे चोट लगी। अच्छा, तो आपको ये समझ आया था उस वक्त ये भगदड़ क्यों मची है? जो रास्ता जाने वाला था, जो शारा 204 कहा जा रहा है जाने वाली, 63 आने वाली, ये क्या आपस में सामने से लोग आ भी रहे थे जिस रोड पे स्ट्रीट पे जा रहे थे? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि कैसे ये इतने सारे लोग अचानक यहाँ पे गिर रहे हैं। ठीक है, मैं थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। मुझे अंदाजा है कि यकीनन आप जख्मी हैं, आपके सर पे चोटें लगी हैं, आप सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, एक हादसा हुआ है, एक सानिया हुआ है, और दोनों शख्सियात जो मेरे इस प्रोग्राम में है वो इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जब जो अवामिल हैं वो सब सामने आएंगे, उसी की रोशनी में अगली दफा तमाम मेजर्स लिए जाएंगे, प्रिकॉशन मेजर, कि जी इस किस्म के वाकयात दोबारा पेश ना आए। इब्तिसाम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, अमीन शहीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मंजूरुल हक साहब जो कि सफीर है पाकिस्तान के सऊदी अरब में, उनसे भी हमने गुफ्तगू की, और उसके साथ साथ विटनेस साजिद से भी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।